चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल और तानाशाही की चरम सीमा को दिखाती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी आज़ादी को पूरी तरह से कुचल देने वाले एक सिस्टम की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। जरा इमेजिन कीजिए, धरती पर नर्क आखिर कैसा दिखता होगा। इस पूरे मैक्रो सिस्टम को गहराई से समझने के लिए हमें पहले एक बहुत ही विचलित कर देने वाली ग्राउंड रियलिटी से शुरुआत करनी होगी। नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप का सच इस सवाल का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देता है। शिन डोंग ह्युग नाम के इस इंसान की कहानी सुनिए। इनका जन्म ही कैंप 14 नाम की एक जेल में हुआ था। जिंदा रहने के लिए घास और चूहों को खाने की मजबूरी और अपने ही परिवार को भयानक सजा मिलते हुए देखने का खौफ, ये सब एक बेहद डरावने और वेल प्लान्ड सिस्टम का नतीजा। तो यहाँ सबसे अहम और हैरान करने वाली बात यह है कि शिन के चाचा भागकर साउथ कोरिया चले गए थे। बस इस एक वजह से वहां की सरकार ने उनके पूरे परिवार के खून को ही अशुद्ध मान लिया। गिल्ट बाय एसोसिएशन नाम के इस क्रूर कानून के तहत सजा कोई एक इंसान नहीं भुगतता, बल्कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सेक्शन 1, कंट्रोलिंग एवरी वेकिंग मोमेंट, यानी दैनिक जीवन का बेतुकापन। अब जेलों से थोड़ा बाहर निकलकर आम नागरिकों की बात करें तो उनकी जिंदगी भी कोई कम बेतुकी नहीं है। रात की सैटेलाइट तस्वीरों में एक बहुत ही हैरान करने वाला सच दिखाई देता है। एक तरफ जगमगाते हुए पड़ोसी देश साउथ कोरिया और चीन है, और ठीक बीच में पूरी तरह से घुप अंधेरे में डूबा हुआ नॉर्थ कोरिया। बिजली की इतनी भारी कमी है कि लोग शाम 7 बजे ही सोने के आदी हो चुके हैं। कंट्रोल के इस हद को समझने के लिए जरा इस नंबर 15 पर गौर कीजिए। पूरे देश में पुरुषों के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 तरह के हेयर स्टाइल ही अप्रूव्ड हैं। और सबसे अजीब बात बताऊं, तानाशाह किम जोंग उन का अपना हेयर स्टाइल इस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि किसी और को वो लुक कॉपी करने की इजाजत ही नहीं है। वहां की सड़कों पर बाकायदा एक फैशन पुलिस गश्त करती है, जिसका काम ही पश्चिमी संस्कृति को रोकना है। नीली या स्किनी जीन्स पहनना, बालों को कलर करना, लाल लिपस्टिक लगाना या कोई भी ब्रांडेड कपड़े पहनना यहां सख्त मना है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बाहरी दुनिया का कोई भी इन्फ्लुएंस उनके समाज में एंट्री ना कर सके और सरकार का पूरा कंट्रोल बना रहे। और निगरानी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और एक लाइब्रेरियन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ लगातार नजर रखता है। देश में जो गिने चुने स्मार्टफोन्स मिलते हैं वो खुद ब खुद रैंडम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और सीधे सरकार को भेज देते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेक्शन 2, द फॉल इनटू डार्कनेस, समृद्धि से भुखमरी तक का सफर। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हालात हमेशा से इतने खराब नहीं थे। 1980 के दशक में ये देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत और चीन से भी आगे था। लेकिन 90 के दशक में जैसे ही सोवियत संघ गिरा, सस्ते तेल और खाने की सप्लाई रुक गई। सरकार ने अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने से साफ मना कर दिया, और इसका नतीजा 1995 से 1998 के बीच एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जो पूरी तरह से मानव निर्मित था। भूख मिटाने के लिए लोग मेंढक तक खाने को मजबूर हो गए और करीब 20 लाख लोगों की जान चली गई। सेक्शन 3, अ सोसाइटी बिल्ट ऑन सस्पिशन, यानी शक पर बना समाज और सोंगबुन सिस्टम। उस भीषण भुखमरी और अकाल के दौरान अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकार ने शक को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने पूरे समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया। कोर क्लास वो हैं जो सरकार के पक्के वफादार हैं, इन्हें राजधानी प्योंगयांग में रहने की इजाजत है, सबसे अच्छा खाना और पढ़ाई मिलती है। फिर आते हैं वेवरिंग, जिन पर थोड़ा शक है, उनकी कड़ी निगरानी होती है। और आखिर में हॉस्टाइल, जिन्हें सरकार अपना दुश्मन मानती है, इन्हें राजधानी के पास भी फटकने नहीं दिया जाता और इनसे जबरदस्त मजदूरी करवाई जाती है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? सीक्रेट पुलिस हर मोहल्ले को 30 लोगों के ग्रुप में बांट देती है और उन्हें एक दूसरे की जासूसी करने पर मजबूर करती है। माहौल इतना डरावना और शक से भरा है कि एक ही घर के लोग, माता पिता और बच्चे तक, आपस में खुलकर अपने दिल की बात कहने से डरते हैं। ये आपसी भरोसे को जड़ से खत्म करने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। सेक्शन 4, द मॉडर्न डे स्लेव स्टेट, शासन को ताकत देना। ये सब हमें एक और कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। शासन अपने मिलिट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्री की मजदूरी का सहारा लेता है। आम नागरिक खदानों और खेतों में खट रहे हैं, जेलों के कैदी भूखे रहकर काम कर रहे हैं। और तो और,
करीब 1 लाख नॉर्थ कोरियंस को रूस और चीन भेजकर उनसे दिन में 12 से 18 घंटे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है, ताकि सरकार का खजाना भरता रहे। सेक्शन 5 अ साइलेंट रेवोल्यूशन अंडरवे, टूटती हुई लोहे की जंजीरें। लेकिन इस अकल्पनीय जुल्म के बावजूद एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। 90 के दशक में जब सरकार ने राशन देना बंद किया तो जिंदा रहने के लिए महिलाओं ने जांगमादांग नाम से गैर कानूनी ब्लैक मार्केट शुरू किए। धीरे धीरे इन्हीं बाजारों में USB ड्राइव के जरिए विदेशी फिल्मों और मीडिया की तस्करी होने लगी। छुप-छुप कर एक साथ फिल्में देखने के इस छोटे से कदम ने लोगों के बीच उस भरोसे को वापस जिंदा कर दिया जिसे सीक्रेट पुलिस ने मार दिया था। अब इस सिस्टम में गहरी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। डेटा बताता है कि देश छोड़ने वाले 81% लोगों के पास USB ड्राइव की पहुंच थी और उनमें से 98% में बाहर का मीडिया मौजूद था। लोग अब स्मगल किए गए साउथ कोरियन शोज देखकर बाहरी दुनिया का सच जान रहे हैं। इतना ही नहीं, रिश्वत देकर लोग तानाशाह के कड़े नियमों से बच भी रहे हैं। ये छोटी छोटी बगावतें ना उस झूठे स्वर्ग के प्रोपेगेंडा को अंदर से खोखला कर रही हैं। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब आम लोग उस बुने हुए मायाजाल पर विश्वास करना ही बंद कर दें, तो क्या कोई भी पूर्ण सत्ता हमेशा के लिए टिक सकती है? ये इस खौफनाक सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। अब देखना यह है कि ये जंग लगी हुई जंजीरें इस खामोश सी क्रांति को और कितने दिन तक रोक पाती हैं।